कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, चीनी, ऊपर दिख रही है चीनी। तो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लेते हैं सबसे पहले, विल सी चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स इनिशियल स्टडीज से सब बोला जाता था कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो कार्बन और वाटर उससे मिलके बने हो, है ना। सो बेसिकली बोलते थे कार्बन और वाटर उनसे मिलके जो बने उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते थे। ये इनिशियल डेफिनेशन थी, बट एक्चुअल में दैट इज नॉट ट्रू। फाइनली देखें तो दैट इज नॉट ट्रू। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, बट कार्बोहाइड्रेट्स नॉर्मली उसको बोला जाता था कि जिसमें कार्बन हो और वाटर हो उसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, बट एक्चुअली ये ट्रू नहीं थी, आपको सबको पता है। बट फिर भी आपके एग्जांपल के लिए कुछ एक एग्जांपल है जो इसको फॉलो करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के केस में कुछ एक एग्जांपल है जो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। तो इनिशियली ऐसा बोला गया था, दैट्स नॉट एन इशू। तो फाइनली कौन कौन से एग्जांपल इन्हें फॉलो करते हैं जरा हम उसको चेक कर लेते हैं। ऑलराउंडर बेटा तू जाता क्यों नहीं है? सर्किल ही बना रहा बेटा, और कोई काम नहीं है तेरा? ऑलराउंडर हिमांशु शर्मा क्या कर रहा है बेटा तू? तो यार सर्किल बनाने आया क्या जिंदगी में? तेरे को पता लगा तेरे नीट और तेरी जिंदगी में सर्किल ही बनेगा, बफर ही करता रहेगा तू जिंदगी में? इज दिस गुड थिंग? जो तू बफर का साइन बना रहा है, उल्लू का पट्टा है कि तू अकेला ही बना रहा है पूरे चैट के अंदर? देखा है तूने? ये अच्छी बात होती है क्या? पता नहीं कैसे कैसे बच्चे, और कोई नहीं बना रहा, इसी को बना रहा है वो सर्किल का साइन, यही करने आया क्या तू? चलो सो फाइनली जरा देखो इसको फॉलो कौन कौन सा करता है। जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, अगर आप देखोगे तो ये आपका इसको फॉलो करता है। इसमें अगर आप देखोगे तो 6 कार्बन है और वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं? वाटर के मॉलिक्यूल भी यहां पर 6 ही हैं। तो इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते थे, बट जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स इसी को बोले। आ रहा है समझ में? इज दिस क्लियर? इसके अलावा और किसको फॉलो करते हैं? C12H22O11, C12H22O11 दिख रहा है इसको? ये क्या बोलते हैं? शुगर, सुक्रोज का फॉर्मूला है। इसमें कार्बन कितने हैं? 12, और वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं? 11। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये तुम्हारे पास फॉलो करते हैं इसको, तो इनको कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं और ये इन्हें फॉलो भी कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। तो इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर्स होते हैं, सैकेराइड्स, इनको सैकेराइड्स भी कहते हैं। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स और सैकेराइड्स एज वेल। इज दिस क्लियर? सो इनको शुगर और सैकेराइड्स भी कहते हैं। चलिए तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा इनका एग्जांपल क्या ले सकते हो? जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज, सुक्रोज, तो मैं आपको 2 एग्जांपल यहां पर देता हूं। कौन कौन से हैं? एक तो है फ्रक्टोज, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फ्रक्टोज, और साथ में आपके पास क्या है? ये है एल्डिहाइड्स, सॉरी इसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए कि कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या है, तो वो आप यहां से बना सकते हो। कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या होता है वो यहां से आप बना सकते हो। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स या तो केटोनिक ग्रुप रखते हैं या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इफ समबडी विल आस्क की व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, तो इन एग्जांपल से आप लोग सीख सकते हो। सो ये जो आपके पास बन रहा है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फ्रक्टोज। अब ये कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा, बट दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्रक्टोज, वो आगे हम लोग सीखेंगे। एंड दिस वन इज यू आर फ्रीक्वेंटली इससे तो फेमिलियर आप लोग होंगे। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो अगर आपको कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम लोग शुगर या सैकेराइड्स भी कहते हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें केटोन या एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं, पहली चीज तो ये, और उनमें बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेंगे, उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो दोज आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग शुगर या सैकेराइड्स भी कहते हैं, और ये डोंट वरी, ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, या फिर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें कीटोन ग्रुप है, ये मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो चलिए, इसमें सबसे खास बात क्या होती है? इसमें कीटोन ग्रुप होता है या फिर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और बहुत सारे OH ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए होते हैं। ठीक है, चलिए अब कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाई होते हैं इस तरह से, जैसे कि पहला है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का क्या मतलब है? मोनोसैकेराइड का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, मोनोसैकेराइड का मतलब यह है कि अगर आप उसे पानी में डाल भी दोगे तो वो एक ही यूनिट है, वो एक से ज्यादा यूनिट में डिवाइड नहीं हो सकती, सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अगर आप इन्हें पानी में डाल भी दोगे तो इनका एक से ज्यादा मतलब एक खुद ही सिंगल ही यूनिट है, इनके टुकड़े नहीं हो सकते।
आगे इनको सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, और ज्यादा आप लोगों को इसके अलावा ये टूट के कुछ और नहीं देंगे। आ रहा है समझ में? तो ये सिंगल यूनिट है, इनको मोनोसैकेराइड कहते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, दीज आर कॉल्ड व्हाट? मोनोसैकेराइड्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या सो ये मोनोसैकेराइड्स कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा मोनोसैकेराइड जिसमें सिर्फ एक ही यूनिट होती है, इसके अलावा होता है अगर किसी को पानी में डालने पर वो 2 या 2 से ज्यादा सैकेराइड्स दें, मोनोसैकेराइड्स 2 या 2 से ज्यादा, 2 से लेके 10 तक अगर यूनिट टूटकर मिलती हैं तो उसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं सुक्रोज का। अगर आप सुक्रोज को पानी में डाल दोगे तो सबको पता है, मतलब अगर आप सुक्रोज को तोड़ना चाहोगे, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो ये टूट के आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज की एक एक यूनिट देगा। आपको पता है ना कि शुगर जो होता है सुक्रोज, उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके ही शुगर बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके ही शुगर बनता है। इसका मतलब जब सुक्रोज को आप तोड़ोगे तो वो आपको 1 यूनिट ग्लूकोज की देगा, 1 यूनिट फ्रक्टोज की देगा। तो एक्चुअली वो क्या दे रहा है? ग्लूकोज आपको 2 मोनोसैकेराइड्स दे रहा है। समझ में आ गया? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। सबको समझ में आ गया? तो आप ध्यान से सुनिएगा, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वो मोनोसैकेराइड कहलाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? जिसको पानी में डालने के बाद 2 से लेकर 10 यूनिट तक आपको मिलती हैं, जैसे कि सुक्रोज आपको टूट के ग्लूकोज देगा और फ्रक्टोज देगा। इज दिस क्लियर? सुक्रोज आपको टूट के ग्लूकोज देगा और फ्रक्टोज देगा। इसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। एक होता है पॉलीसैकेराइड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीसैकेराइड? पॉलीसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको पानी में डालने के बाद वो आप लोगों को 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड देते हैं। 10 से ज्यादा टुकड़े मिलेंगे आपको। जैसे कि यहां पर एग्जांपल है स्टार्च। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, स्टार्च एक्चुअली 2 यूनिट से मिलकर बनता है। एक तो होता है अमाइलोज। ये अमाइलोज आप लोगों को दिख रहा है, ये कैसे होता है अपन आगे इसको चेक करेंगे डिटेल में। बट यहां पर ये अमाइलोज आपको दिख रहा है, जो बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करके बनाया जाता है। बहुत लंबा होता है ये, ठीक है। जब आप इसको तोड़ने जाओगे तो आपको बहुत ढेर सारी ग्लूकोज की मोनोसैकेराइड्स मिलेंगी। तो एक तो आपका जो स्टार्च होता है वो अमाइलोज से बनता है, दूसरा बनता है अमाइलोपेक्टिन से। अब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में फर्क क्या होता है? अमाइलोज में तो सिर्फ ग्लूकोज की यूनिट, जिसमें आप X2 सिर्फ X डायरेक्शन में इस तरह से पॉलीमरिक जोड़ी जाती है, सीधी सीधी। समझ में आ गया? जबकि अमाइलोपेक्टिन में यहां पर क्रॉस लिंक्ड भी होती है, ये ऊपर भी एक यूनिट होगी, नीचे भी यूनिट होगी और आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंक से जुड़ी होगी। इसको अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स, जिसको अगर आप पानी में डाल दिए तो आपको n टाइम्स यानी बहुत सारी मोनोसैकेराइड्स मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को एक और तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो क्लासिफाइड इन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। चलिए, रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर उसे कहते हैं जो कि, ध्यान से सुनना, रिड्यूसिंग शुगर उसे कहते हैं जो कि फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। फेलिंग्स रिएजेंट एंड टॉलेंस रिएजेंट सुना है तुम लोगों ने? टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर को रिड्यूस कर दे। तो आप ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना, ऐसे शुगर्स जो कि फेलिंग्स को और टॉलेंस को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। समझ में आ गया? फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? CuSO4 को फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। उसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन A में CuSO4 होता है, फेलिंग सॉल्यूशन B में पोटेशियम सोडियम टार्टरेट होता है। इसको हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो ऐसी शुगर जो कि फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर को रिड्यूस कर दे या फिर टॉलेंस सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर को रिड्यूस करते हैं, उसे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब जो फेलिंग और टॉलिंग को रिड्यूस ना कर पाए, जो फेलिंग्स और टॉलेंस को रिड्यूस ना कर पाए। इज दिस क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट्स को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो फेलिंग्स होती है और एक तो रिड्यूसिंग शुगर होती है और दूसरी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। रिड्यूसिंग शुगर मतलब जो फेलिंग्स और टॉलेंस को रिड्यूस कर दे, उसमें से सिल्वर और कॉपर को रिड्यूस कर दे, है ना। सिल्वर को Ag+1 से Ag में लेके जाए, कॉपर को Ag+Cu+2 से +1 पे लेके जाए।
तो जो सिल्वर और कॉपर को रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग शुगर, जो ना रिड्यूस कर पाए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब पहचानेंगे कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? बेटा अभी बताता हूं, अभी 2 मिनट तो पहले बोला हूं, समबडी सिंह रिपीट कर दो। क्या है इसमें? कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि सैकेराइड्स 2 पार्ट में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, एक तो रिड्यूसिंग शुगर, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं? जो कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ या फिलिंग रिएजेंट के साथ क्या कर सके? रिडक्शन कर सके। अब जिसको ये भी नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि आपके जो एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, आपके जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो अमोनियकल सिल्वर यानी कि AgNH3 ठीक है, ये आपके पास इसको अमोनियकल सिल्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमोनियकल सिल्वर। थोड़ा पढ़ोगे तो थोड़ा दिमाग में घुसेगा, अदरवाइज नहीं घुसेगा। इसको टॉलेंस रिएजेंट भी कहते हैं। अब ये क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस आपको पता होंगी कि ये एल्डिहाइड्स में इतनी पावर होती है कि यहां से सिल्वर को निकाल सकता है, और सिल्वर यहां से रिड्यूस होकर और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है RCW- में। ये पढ़े हो, इसी को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, और ये टॉलेंस रिएजेंट है। ऐसी फेलिंग रिएजेंट भी होता है। फेलिंग रिएजेंट में क्या होता है? पढ़ने से आएगा, अब ऐसे रट्टा मारने से तो कुछ नहीं होगा। RCHO अगर फेलिंग रिएजेंट में Cu+2 आयन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये फेलिंग रिएजेंट में Cu+2 आयन होता है। ये क्या करेगा? उसको Cu+2 को Cu+1 में कन्वर्ट कर देगा, Cu2O, और प्लस साथ में खुद को ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज। बहुत सिंपल केमिकल रिएक्शन है ये। आपको मैंने कहा पढ़ाई थी 12th क्लास के अंदर, आपकी जो एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। कई बच्चों की तो आदत होती है, तब पढ़ने के बाद भी बोलते हैं रिपीट रिपीट रिपीट, जिंदगी भर उनका रिपीटेशन ही चलता रहेगा। तो जो टॉलेंस ऑफ फेलिंग को रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग शुगर, जो ना कर पाए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इतनी सी लाइन भी समझ में नहीं आया ना, तो तुम बेटा अमेज़न पे लाल चड्डी ऑर्डर कर दो, जल्दी सी काम आएगा। अब देखो यहां सिर्फ सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग। पहले एग्जांपल देता हूं मैं आपको, तो ध्यान से आप समझना, ध्यान से समझना। जो डायसैकेराइड्स होते हैं, बहुत कम डायसैकेराइड्स हैं जो कि रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ठीक है, जैसे कि माल्टोस, जैसे कि लैक्टोस। माल्टोस लैक्टोस रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। हमें कैसे पता लगेगा? मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, मैं इसी में से बता दूंगा। और मजे की बात देखो, यहां पर जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सारे के सारे, याद कर लो कि सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। तो आप लिखिए, पहले तो आप लिख लो ऑल मोनोसैकेराइड्स, लिख लो मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। सबको समझ में आ गया? और डायसैकेराइड्स में जैसे कि माल्टोस रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोस रिड्यूसिंग शुगर है। पहचानोगे कैसे मैं आपको बताता हूं, बट पहले एग्जांपल याद कर लो। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, जैसे मोनोसैकेराइड का मतलब जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते वाटर में डालने के बाद, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये सारे के सारे क्या है? मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। माल्टोज नहीं, माल्टो तो डाइसैकेराइड है, पर वो भी रिड्यूसिंग शुगर है। और लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है। तो माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर है। सवाल है कि फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है आपकी सुक्रोज। डायसैकेराइड होती है, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है, पर सवाल ये हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। इसके पास एक ईथर है, ईथर दिख रहा है, ईथर, और एक OH ग्रुप है जो कि फ्री है। ध्यान से समझना, एक ईथर, एक OH ग्रुप और एक H ग्रुप, ये तीनों ग्रुप जिसके पास मिले, दिख जाए तुम्हें कहीं भी, एक ईथर, ध्यान से समझना, एक ईथर, एक फ्री OH ग्रुप और एक H ग्रुप अगर तुम्हें फ्री दिख जाए तो मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। जैसे इसके अंदर है, ये ईथर है प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन फ्री है, एक OH फ्री है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगी। नीचे भी देखो, ये ईथर है, ये H फ्री है, ये OH फ्री है, रिड्यूसिंग शुगर है। आप यहां पर मोनोसैकेराइड को पकड़ो, जरा ध्यान से आप इसको चेक करना। ये जो तुम्हें बना है ना ये मोनोसैकेराइड, ये उसकी स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें भी तुम्हें ईथर मिलेगा, H मिलेगा और OH मिलेगा। आ रहा है समझ में? हर एक मोनोसैकेराइड के अंदर तो ईथर, H एंड OH मिलेगा ही, ये ध्यान रखना है। ये इसकी स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना रखी है। जब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो ये सारे के सारे आपको क्या दिखेंगे? यस, रिड्यूसिंग शुगर्स। अच्छा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये क्यों है? इसके अंदर आप ध्यान से देखो,
अगर आप पूरी स्ट्रक्चर में गौर से देखोगे तो आपके पास इसमें E है लेकिन OH नहीं है, H भी है लेकिन क्या OH है? नहीं है, OH फ्री नहीं है। मतलब एक साथ एक ही कार्बन पे होने चाहिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए, एक ही कार्बन पे ईथर भी होना चाहिए और एक ही कार्बन पे OH भी होना चाहिए। क्या ऐसा है? एक ही कार्बन पे अगर तीनों चीजें होंगी तो वो रिड्यूस कहलाएंगी, अदरवाइज नॉन रिड्यूसिंग कहलाएंगी। इस कार्बन को गौर से देखो, इसके पास हाइड्रोजन है, ईथर है, बट OH नहीं है। आ गया समझ में? आ जाओ इधर देख लो, ये ईथर है इसके पास, समझ में आ गया, पर इसके पास यहां पर OH नहीं है। इज दिस क्लियर? ये इसको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? तो ध्यान रखना भैया, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को पहचानना बड़ा आसान होता है। अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए। आप में से कितने ऐसे बच्चे जिनको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है? देखो ग्लूकोज, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। यू वांट टू नो दैट ग्लूकोज क्या होता है? यू वांट टू नो दैट? चलिए, तो सबसे पहले तो अपन देखो ग्लूकोज के अंदर टोटल कितने कार्बन होते हैं, याद कर लो, काम आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, हंसी ठट्ठा तो चलता रहेगा बाकी जिंदगी में, बाकी पढ़ने से ज्यादा ही कुछ आएगा। देखिए ग्लूकोज में आपको सबको पता है 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो आप सब जानते हैं 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। आपको पता है सबको, ये शायद तुम होशियार हो। और इनको 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन को लगाया कैसे जाता है? ठीक है, तो जरा आप उसको ध्यान से देखो। इनको स्ट्रेट चेन में लगाया गया अगर इस तरह से, और इसकी प्रूफिंग भी दी जाती है कि वे स्ट्रेट चेन में क्यों लगे हुए हैं। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 है ना। थोड़ा सा मेरे को जगह और चाहिए तो मैं यहां पर बना देता हूं, जरा आप ध्यान से इसको चेक करना। तो देखो 6 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दिया। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, लग गए 6 कार्बन लाइन पे। अब जो ऊपर ऊपर वाला होता है उसमें होता है आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप। ये देखो, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ध्यान से इसको चेक करना, याद कर लो। पहला कार्बन उसको एल्डिहाइड ग्रुप होता है, लगा दिया। जो दूसरा कार्बन है उसमें एक तरफ आप OH ग्रुप लगाते हो और एक तरफ आप H ग्रुप लगाते हो। जो तीसरा कार्बन होता है उसमें एक तरफ आप H ग्रुप लगाते हो, दूसरी तरफ आप OH ग्रुप लगाते हो। जो चौथा कार्बन होता है उसमें एज इट इज OH ग्रुप एंड देन H ग्रुप। 5वें कार्बन में भी OH ग्रुप एंड देन H ग्रुप। छठा कार्बन है वो हमारे पास CH2OH। ये आपके पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर। पर सवाल ये है कि हमने कैसे बनाई है? हमको कैसे पता कि यहां पर OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? हमें कैसे पता कि यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है? समझ में आया? हमें कैसे पता है कि 6 कार्बन ऐसे स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं? तो इसका प्रूफ क्या है? हमें कैसे पता कि ये जो कार्बन है वो तो आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है, लेकिन ये कार्बन प्राइमरी एल्कोहल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, जबकि सारे के सारे 2 डिग्री एल्कोहल है। आ गया समझ में? तो हमें कैसे पता? तो इसके मैं प्रूफ दूंगा। तो आप पहले तो ना ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर सबको याद होनी चाहिए। आपको कुछ भी नहीं आता और ये आता है तो कम से कम इतना तो लिख के आओगे। आया समझ में? तो चलो ग्लूकोज को पढ़ लेते हैं। सो लेट्स सी ग्लूकोज। तैयार हो तुम लोग? ग्लूकोज के आर्टिकल को देखते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखो ग्लूकोज के आर्टिकल को। ग्लूकोज के आर्टिकल में सबसे पहले आप लोगों को याद होनी चाहिए इनकी फिशर प्रोजेक्शन। अब मैं आपको ना थोड़ी डिटेल में चीजें बताता हूं। फिशर प्रोजेक्शन याद होनी चाहिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाई थी इसको, याद है? अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बना के दिखाता हूं, जरा उसको ध्यान से इसको चेक करना। और बार बार जितनी बार बनाओगे, क्योंकि यही खेल है, सारा खेल यही है, तुम्हें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। समझ में आ गया? इनके फिशर प्रोजेक्शन, इनके होवर्थ प्रोजेक्शन पता होने चाहिए। तो मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अगर आपने वो समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैंने क्या किया, कार्बन 6 सीधे लाइन पे लगाए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। याद कर लो। उसमें एक पहले वाले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप बना दी। दूसरे वाले कार्बन पे यहाँ OH लगाया। समझ में आ गया? फिर यहाँ पर OH लगाया। इस देखो तीसरे कार्बन पे ऑपोजिट OH लगेगा, चौथे कार्बन पे सेम OH लगेगा, 5वें पे सेम OH लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर याद नहीं है तो काम नहीं होगा। और लास्ट वाला कार्बन जो है CH2OH कहलाएगा। आ गया समझ में? बाकी जो बच रहा है उसको हाइड्रोजन लगा दो। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन की संख्या याद करो। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस वन इज 6। आ रहा है समझ में? ये कार्बन की संख्या लिखी है, ध्यान रखना उल्लू के पट्टों, कहीं गलत मत बोल देना। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है और ये कार्बन नंबर 6 है। आ गया समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, नोट लगाओ सब लोग। कार्बन नंबर जो 5 होता है
उसमें अगर OH ग्रुप राइट साइड में लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? डी फॉर्म। ग्लूकोज की डी फॉर्म कहलाती है। कार्बन नंबर 5 में OH ग्रुप राइट साइड में लगा हुआ है, देखो राइट साइड में लगा हुआ है। कार्बन नंबर 5 में अगर OH ग्रुप राइट साइड में लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको? डी ग्लूकोज। इसको हम लोग डी ग्लूकोज कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि डी क्यों लगाया, डी लगाया कार्बन नंबर 5 की वजह से। अब अगर मैं बनाऊं इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज बनाऊं, तो मिरर इमेज उधर बनेगी। तो अब ध्यान से देखो मिरर इमेज में क्या होगा। ये एक कार्बन, रुको मैं इसे कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। 6 कार्बन लग गए। इधर से मैं उसकी मिरर इमेज बना रहा हूं। तो इधर देखो इसकी मिरर इमेज में ये ऑक्सीजन यहां लगेगा, हाइड्रोजन यहां लगेगा, लग गया। अब देखो ये OH ग्रुप इस तरफ आएगा, ये OH ग्रुप, इधर OH ग्रुप यहां आएगा, फिर इधर OH ग्रुप यहां आएगा, इधर OH ग्रुप यहां आएगा, और ये तो तुम्हारा CH2OH ही है। अब हाइड्रोजन पकड़ लो, यहां हाइड्रोजन लगाओगे, मिरर इमेज बनानी है। इमेज बना लोगे मिरर इमेज, सिर्फ मिरर इमेज बनानी है। देखो यहां जो दिख रहा है वो ठीक यहां दिख रहा है, आ गया समझ में? अब देखो ये डी, तो उसकी मिरर इमेज क्या कहलाएगी? L। कैसे डिसाइड हुआ? कार्बन नंबर 5 से। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड देन 5 में OH ग्रुप कहां लगा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर आपके पास कार्बन नंबर 5 में OH ग्रुप लगा हो लेफ्ट साइड में, तो उसे बोलेंगे L। क्या बोलेंगे? L। तो ये डी ग्लूकोज है, तो वो क्या कहलाएगी? L। इसको बोलते हैं L ग्लूकोज। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किस किस को समझ में आ गया डी और L क्या होती है? बताओ। इसको फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहलाता है ये? दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। दिस इज डी एंड दैट इज L। क्लियर है सब लोगों को? किस किस को समझ में आ गया? दिस इज डी एंड दैट इज L। बताओ जल्दी से लिखो, किस किस को समझ में आ गया? ये डी है और वो L है। समझ में आ गया? इसको फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। और अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। फिशर के बाद आता है होवर्थ। अगर आपने होवर्थ प्रोजेक्शन सीख ली, मैं गारंटी देता हूं बाबू, मुन्ना बाबू हो चाहे गुड्डू बाबू, दोनों पास हो जाएंगे, गारंटी दे सकता हूं। तो अब हम सीखेंगे होवर्थ प्रोजेक्शन। तो ये फिशर प्रोजेक्शन तुम्हें याद हो गई? अरे बहुत आसान है। अब हम चेक करेंगे होवर्थ प्रोजेक्शन। अब ये तुम्हारी फिशर प्रोजेक्शन है। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। ये डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज इज एक्चुअली द मिरर इमेज ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज के अंदर जो OH ग्रुप है 5वें कार्बन पे, वो इधर राइट हैंड साइड में है, जबकि 5वें कार्बन या लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको L बोलते हैं उसको D बोलते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे होवर्थ प्रोजेक्शन। ये कैसे बनाते हैं? ये कैसे? हाउ इज दिस? हाउ वी कैन मेक इट? कैन यू प्लीज टेल मी? ये सर्किल कैसे बना? ये सर्किल कैसे बना? इसके नाम अल्फा क्यों आया? इसका नाम बीटा क्यों आया? कैसे? अब हम बनाएंगे होवर्थ प्रोजेक्शन। कौन कौन सीखना चाहता है? और आज की क्लास में मैं आप लोग गारंटी देता हूं, मैं आपको होवर्थ प्रोजेक्शन सिखा दूंगा। कौन कौन बच्चा है जो होवर्थ प्रोजेक्शन सीखना चाहता है? कौन कौन बच्चा है जो होवर्थ प्रोजेक्शन सीखना चाहता है? और मैं गारंटी देता हूं, अगर तुमने आगे 5 मिनट देख लिया, मैं अरविंद अरोड़ा तुम लोगों को होवर्थ प्रोजेक्शन सिखा दूंगा। तुम सर्किल बनाना सीख जाओगे, गारंटी दे रहा हूं। Now we'll see Howarth projection. Now this is really very interesting and very important. ध्यान से समझना। Howarth projection सीखेंगे and that is really very 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 important, जो कि बहुत ज्यादा important है। Howarth projection सीखने वाले हैं। Now the topic is Howarth projection. ठीक है? Howarth यानी कि साइकिल कैसे बनाएंगे? How we can make cycle? Howarth projection बनाएंगे अब, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा मैं आपको ग्लूकोज की। ठीक है? तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से उसको देखना, बड़े आसानी समझ में आएगा। ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको होवर्थ बनानी है तो आपको सबसे पहले स्ट्रेट चेन वाली आनी चाहिए। तो स्ट्रेट चेन वाली कैसे होगी? अभी बना के दिखाया था, मैं फिर से बनाता हूं। यहां पर बार बार खेल वही है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले वो 6 कार्बन बनाओ। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। बन गया। ऊपर ऊपर क्या लगाए थे तुम? एल्डिहाइड ग्रुप लगाए थे कि नहीं लगाए थे? फिर उसके बाद यहां क्या लगाए थे तुम? OH। यहां क्या लगाए थे? H। यहां क्या लगाए थे? H। यहां क्या लगाए थे? OH। यहां क्या लगाए थे? OH। यहां क्या लगाए थे? H। यहां क्या लगाए थे? OH। यहां क्या लगाए थे? H।
क्या क्या लगाए थे, C2OH CH2OH लगाए थे। ये तो याद होनी चाहिए क्योंकि इसके बिना तो नहीं बन पाएगा। तो तुम्हारी चैन, ये जो स्ट्रेट चैन है ना, यही तुम्हें साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के देगी। कैसे? अब आपको क्या करना है, इसमें हेमी एसिटाइल बनाना है। हेमी एसिटाइल कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा, चिंता काहे करते हो। तो आप इसमें ये जो आपको प्रोजेक्शन दिख रहा है इसी में ही हेमी एसिटाइल बनाना है। कैसे बनाओगे देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर है ना, ये जो कार्बन नंबर 5 है ये कमाल का है, ये कार्बन नंबर 5 कमाल है, कमाल। इसके पास है ना एक OH ग्रुप है और स्पेसिफिकली यही OH ग्रुप बेसिकली रिएक्ट करेगा, क्योंकि बाकी बहुत पास पड़ रहे, यहां से ना अगर ये भी करेगा तो लंबी साइकिल नहीं बन पाएगी, इसलिए नहीं ऐसा होता। आपको पता होना चाहिए साइक्लिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं। एक तो 6 मेंबर, जिस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर जिस 6 मेंबर्स हो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। 5 वाले भी ठीक ही स्टेबल होते हैं, 7 वाले भी स्टेबल होते हैं, लेकिन 5 से कम और 7 से ज्यादा वाले साइकिल स्टेबल नहीं होती। तो इन दैट केस कार्बन नंबर 5 के पास ये जो OH ग्रुप है, मैं थोड़ा सा OH ग्रुप में आपको दिखाता हूं। नहीं यार, ये देखो, ये OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है क्या सब लोगों को? मैं यहां पर दोबारा बना देता हूं, देखो। हाँ, सो ये O है और ये H है कार्बन नंबर 5 के पास। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? वैसे सभी के पास है, लेकिन स्पेशली कार्बन नंबर 5 ये कमाल का कार्बन है, मैंने आपसे कहा था। अब इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है कि नहीं है? है, और स्पेशली यही करेगा क्योंकि ये सबसे स्टेबल साइकिल बनाएगा। करने को तो कोई भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, लेकिन जो साइकिल बनेगी वो छोटी बनेगी, यहां से साइकिल बहुत बड़ी बनेगी, इसीलिए ये करता है। क्या करता है, इस कार्बन को देखो, ये जो कार्बन है ना इसके ऊपर प्लस का साइन है। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का साइन है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऊपर से आएगा किस कार्बन को, इस कार्बन को डोनेट करता है। ध्यान से देखना, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस कार्बन को कर रहा है। तो ये कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, इसलिए ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। खींच लिया, खींचने पर, अब समझते जाना, खींचने पर इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पे प्लस का साइन है, दिखाई दे रहा है। अब ये ऑक्सीजन क्या करती है, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है, तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, H+ की फॉर्म में बाहर चला जाता है। अब ये H+ की फॉर्म में कहां जाता है, इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। ये कहता है मम्मी मम्मी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये H+ यहां चला जाता है इस ऑक्सीजन के पास। अब जो जो मैंने बोला उसको मैं आपको बना के दिखाता हूं, ध्यान से इसको देखना, ठीक है। दोबारा बोलता हूं क्या किया मैंने। ये 5 नंबर ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन ये डोनेट होते हैं इस कार्बन को, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेती है तो इसमें माइनस आ गया। ये ऑक्सीजन अपना प्लस खत्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, तो ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। ये H+ बेसिकली अपनी मम्मी के पास जाएगा, O- के पास। यहां पर OH ग्रुप हो गया। अब मैं आपको इसी को बना के दिखाता हूं जो मैंने किया, ध्यान से देखना इसको। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं इस तरफ। फाइनली मैंने किया क्या है, किया कुछ यूं है, ध्यान से इसको देखना। ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बन ऊपर ऊपर वाला पहला कार्बन, उसके नीचे दूसरा कार्बन, उसके नीचे तीसरा कार्बन, उसके नीचे चौथा कार्बन, उसके नीचे 5वां कार्बन और उसके नीचे 6ठा कार्बन। 6ठे कार्बन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो CH2OH। जो चीजें एज इट इज है उनको तो मैं एज इट इज ही रख देता हूं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, दूसरे कार्बन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला कार्बन है दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर OH है और यहां पर क्या है, H है। तीसरे कार्बन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर क्या है, H, यहां पर क्या है, OH। चौथे कार्बन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ किया क्या तुमने, नहीं, यहां पर क्या है, OH, यहां पर क्या है, H। तुमने कहां किया, ये 5वें कार्बन का जो ऑक्सीजन है बेसिकली वो बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ। बना के दिखाओ, ये देखो, ये 5वें कार्बन का ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन को यहां रख देता हूं, ये रहा वो ऑक्सीजन जो दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑक्सीजन, मैंने इसको यहां रख दिया। ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इस भाई साहब के साथ। बना लिए बॉन्ड, याद है, यही ऑक्सीजन बेसिकली डोनेट कर रहा था अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को। जिसने ढंग से पढ़ा हो बड़े आसानी समझ में आ जाएगा, हो गया। अच्छा, अब इस 5वें कार्बन में उस तरफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो एज इट इज लगा देता हूं मैं, लगा दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब बच रहा है ये, इधर देखो, ये ऑक्सीजन है, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच के एक सिंगल बॉन्ड हो गया, O पे माइनस था, इसको हाइड्रोजन मिल गया था, ये वाला हाइड्रोजन किसको मिल गया था, इस ऑक्सीजन को, तो ये OH हो गया। और इस तरफ क्या लगा हो गया, हाइड्रोजन। ये किस किस को समझ में आ गया, उससे यहां पहुंच गए, ये किस किस को समझ में आ गया,
उससे यहां पहुंच गए, किस किस को समझ में आ गया? जल्दी लिखो चैट सेक्शन में, किस किस को समझ में आ गया? यहां से यहां किस किस को समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको ये समझ में आ गया वो साइकिल बना पाएगा। अब आप ध्यान से देखना है क्या खास बात है इसमें और इसमें, क्या खास बात है मैं आपको बताता हूं। अगर आप गौर से देखोगे तो मैं बोलने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना उसको। अगर आप गौर से देखोगे तो ये एक साइकिल बन गई। देखो दिस इज अ साइकिल। कितने मेंबर हैं इसमें? इसमें एक कार्बन है, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5 और ये ऑक्सीजन 6। एक साइकिल है जिसमें टोटल 6 मेंबर है। तो ये साइकिल में 6 मेंबर है। दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग। ये 6 मेंबर्ड रिंग है जो कि स्टेबल है, इसी वजह से कार्बन नंबर 5 ने भागीदारी की। आपको पता होना चाहिए कि 6 मेंबर की रिंग है, काफी ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। नाउ जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझना। मैं इसको मिटाऊंगा, इसके थ्रू मैं वो बना के दिखाऊंगा जो एक्चुअल में तुम देखना चाहते हो, पर इसको मैं मिटाऊंगा। अब मेरे को इसकी जरूरत है, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। तो मैं इसको रब करता हूं सबसे पहले। अब जो मैं बोलूंगा ध्यान से समझना इसको, ठीक है। पहले मैं इसको हटाता हूं, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलार बच्चों, मेरे मोटे मोटे बच्चों, मेरे छोटे छोटे बच्चों, मेरे चुन्नू मुन्नू बच्चों, सबको समझ में आ गया? यस। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझना। अब मैं आपको इसकी साइकिल बना के दिखाऊंगा। 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग कैसे दिखती है? बेंजीन के टाइप की, वो बना के दिखा रहा हूं। तो क्या करोगे जरा ध्यान से समझो। इस 6 मेंबर्ड रिंग में 5 तो कार्बन है, 1 2 3 4 5, और फिर एक ऑक्सीजन है। तो टोटल 6 मेंबर रिंग बनानी है जिसमें 5 कार्बन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगी। बना के दिखाता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करना। देखो इधर देखो सब लोग, ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, लो बन गई। ध्यान से समझना। अच्छा कार्बन नंबर 1 कहां है? दिस इज कार्बन नंबर 1। ये रही कार्बन नंबर 1। तो ये रहा तुम्हारा कार्बन नंबर 1, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। ये कार्बन नंबर 2, तो ये कार्बन नंबर 2। ये कार्बन नंबर 3, तो ये कार्बन नंबर 3। ये कार्बन नंबर 4, तो ये कार्बन नंबर 4। ये कार्बन नंबर 5, तो ये कार्बन नंबर 5। ये कार्बन 5 ही ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो देखो ये ऑक्सीजन। तो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 आपस में किससे जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन से। तो ये रहा बीच में ऑक्सीजन, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? बन गया। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मैं कहता हूं इस रिंग के अंदर जो भी है वो नीचे बनाओगे। इस रिंग के अंदर कौन है? ये कार्बन नंबर 1 पे OH रिंग के अंदर आ रहा है, इसको नीचे बनाओगे। समझ में आ गया? तो देखो इस कार्बन नंबर 1 में एक तरफ OH है, एक तरफ H है, तो OH वाले को नीचे बनाना, जो रिंग के अंदर है वो नीचे बनेंगे। तो मेरी यहां शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई? जो रिंग के अंदर है वो नीचे बनेंगे, नीचे बनेंगे बबुआ, नीचे बनेंगे। कार्बन नंबर 1 में जो रिंग के अंदर है वो नीचे बनेंगे। ये OH नीचे आएगा तो ये H ऊपर आएगा। कार्बन नंबर 1 पे OH रिंग के अंदर है वो नीचे बनाया, हाइड्रोजन ऊपर बना दिया। कार्बन नंबर 2 में पकड़ो OH नीचे, तो देखो ये नीचे बनाऊंगा तो हाइड्रोजन ऊपर बनाऊंगा। समझ में आ गया? जो रिंग के अंदर है वो नीचे बनेंगे। ये रिंग के अंदर है, ये हाइड्रोजन देखो रिंग के अंदर है तो नीचे बनेगा। कार्बन नंबर 3 में हाइड्रोजन नीचे बनेगा, OH ऊपर बनेगा। आ गया समझ में? ये रिंग के अंदर है OH, कार्बन नंबर 4 में OH रिंग के अंदर है तो ये नीचे बनेगा। सो दिस इज नीचे बनेगा तो ये H ऊपर बनेगा। अब आते हैं कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 को देखोगे तो एक तो है CH2OH और एक है H। तो इसकी जानकारी बता दो, जो भारी ग्रुप है वो भारी ग्रुप हमेशा ऊपर बनेगा, भारी ग्रुप ऊपर रहेगा क्योंकि ये भारी है। भारी मतलब नेता है ना? नेता है तो नेता ऊपर ही रहता है, तो CH2OH ऊपर रहेगा तो हाइड्रोजन नीचे। ये तुम्हारा बन गया। अब इसमें मेन चीज है कार्बन नंबर 1, ध्यान से देखना। नाउ कार्बन नंबर 1 इज वेरी स्पेशल। ये कार्बन नंबर 1 बहुत स्पेशल है। बनानी आ गई सब लोगों को? इससे यहां तक पहुंच गए? किस किस को आ गया ये? अब मेरी बात सुनना। जो कार्बन नंबर 1 है दिस इज C1। कार्बन नंबर 1 में, अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं लिखता हूं, कार्बन नंबर 1 में अगर OH नीचे है तो वो तुम्हारी कौन सी फॉर्म है? अल्फा। कार्बन नंबर 1 में, कार्बन नंबर 1 में लिख लो,
कार्बन नंबर 1 में OH नीचे है तो वो हमारे फॉर्म है अल्फा। तो इसको क्या बोलेंगे? ये तुम्हारे लिए पहले तो D था, ये D था, ये D ग्लूकोज क्यों था? क्योंकि कार्बन नंबर 5 पे, ये तुमने कार्बन नंबर 5, ये वाला नहीं, कार्बन नंबर 5 पे OH तुमने यहां बनाया था, तो ये D ग्लूकोज तो था ही। अब मैं तुम्हें कहता हूं कार्बन नंबर 1 देखो, उसमें अगर OH ग्रुप नीचे होगा, लिखा हुआ कार्बन नंबर 1 में OH ग्रुप नीचे होगा तो वो अल्फा फॉर्म कहलाएगी। सो दिस इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कहलाया? अल्फा डी ग्लूकोज। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किस किस को समझ में आ गया? यहां से आज जिस को समझ में आ गया, ईमानदारी से बोल रहा हूं, उनको बादाम खाने की जरूरत नहीं है। वो शक्तिमान है, वो स्पाइडरमैन है, वो ब्लैक पैंथर है, वो आयरन मैन है, वो डेडपूल है, वो सब कुछ है। जिनको यहां से यहां समझ में आ गया वो शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। उनको अमेजोन से लाल चड्डी लेने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने, भगवान ने ही उन्हें लाल चड्डी दिया हुआ है। वो सुपरमैन है, वो शक्तिमान है। बताओ किस किस को समझ में आ गया? यहां से यहां किस किस को समझ में आ गया? बताओ कौन कौन है शक्तिमान जिसको यहां से यहां समझ में आ गया? सो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। एक एक चीज बता रहा हूं, फिर मत कहना कि बताया नहीं। क्लियर है सब लोगों को? आ गया? अब मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि मुझे वो चाहिए, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है? तो ये तुम्हें सब बता दिया मैंने, क्या होता है क्या नहीं होता। जिसको समझ नहीं आया प्रैक्टिस करना बैठ के भाई साहब, और कोई चारा नहीं है। तो अब मैं बताता हूं वो, उसको गौर से देखना। अब ये मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन नंबर 1 में अगर OH नीचे हुआ तो वो अल्फा फॉर्म कहलाएगी। तो इसी तरह से अगर कार्बन नंबर 1 पे अगर OH ऊपर बना दो तो, OH ऊपर बना दो तो वो बीटा फॉर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बीटा। कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे हुआ तो अल्फा, कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर हुआ तो बीटा। तो सिर्फ उसको घुमा दो, सिर्फ इसको फ्लिप कर दो, ऐसे करके यूं खटक कर दो, बीटा फॉर्म बन जाएगी। तो मैं बना के दिखाता हूं, ठीक है? ये तो मैं ले चुका हूं। बीटा फॉर्म देखो, बीटा फॉर्म। तो बीटा फॉर्म कैसे बनेगी? देखो यहां पर मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये देखो, ध्यान से इसको चेक करना। नाउ दैट्स रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, 4 एंड देन 5 और ऑक्सीजन। सिर्फ आपको यहां पर जो कार्बन नंबर 1 है उस पर फ्लिपिंग करनी है। सिर्फ यहां OH ऊपर करोगे, यहां H नीचे करोगे, बाकी एज इट इज बनाना है। सिर्फ यहां फ्लिपिंग करनी है। OH ऊपर H नीचे कर दिया, बस। बाकी एज इट इज बनाना है जैसा बना हुआ है। यहां देखो OH नीचे H ऊपर, ठीक है? तो यहां पर OH नीचे H ऊपर, एज इट इज, कोई चेंज नहीं करोगे। यहां OH ऊपर H नीचे, तो यहां पर OH ऊपर H नीचे, यहां पर OH नीचे H ऊपर, यहां पर CH2OH ऊपर, यहां H नीचे, एज इट इज। देखो यहां पर किस में फर्क आ रहा है? सिर्फ अल्फा बीटा की जो फॉर्म होती है उसमें फर्क आता है, सिर्फ यहां पर कार्बन नंबर 1 पे। ध्यान से देखो, और कहीं फर्क नहीं है। ये तुम्हारे पास बीटा डी ग्लूकोज है। किस किस को आ गया समझ में? बीटा डी ग्लूकोज किस किस को समझ में आ गया? अल्फा और बीटा में क्या फर्क होता है? किस किस को समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? जस्ट राइट डाउन। जिसको समझ में आ गया बल्ले बल्ले उसकी। तो मैं बताता हूं तुम्हें खास बात क्या है, ध्यान से इसको देखना। वो अल्फा है, ये बीटा है। बना दिया मैंने अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा। आ गया सबको समझ में? वेरी गुड। तो अब मैं आपको बताता हूं, दैट्स वेरी सिंपल। यहां पर सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे फ्लिपिंग कर दो, तुम्हें अल्फा से बीटा मिल जाएगा, और कुछ नहीं किया मैंने। कार्बन नंबर 1 पे फ्लिपिंग कर दो, तुम्हें अल्फा से बीटा मिल जाएगा, और कुछ नहीं किया। अब मजे की बात बताऊं, कोई पूछे कि बताओ कि अल्फा ज्यादा स्टेबल है कि बीटा, तो मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, बीटा इज मोर स्टेबल। अब क्यों? बीटा इज मोर स्टेबल। सवाल है कि क्यों? नाउ व्हाई? बीटा सबसे ज्यादा स्टेबल, ऐसा क्यों? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये जो OH ग्रुप है ये कहां है? नीचे। ये OH ग्रुप कहां है? नीचे। ये दोनों ही नीचे हैं। क्या होता है नीचे होने से? बड़े बड़े ग्रुप एक ही डायरेक्शन में आ गए, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, भीड़ बढ़ गई। आ गया समझ में? ये दोनों नीचे हैं, भीड़ बढ़ गई। लेकिन जब आप यहां पे देखोगे तो ये कहां है? OH ऊपर। ये कहां है? नीचे। ये कहां है? ऊपर। ये कहां है? नीचे। ये कहां है? ऊपर। तो ये कहां हो रहा है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। समझ में आ गया?
ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। नाउ दिस इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। इज दिस क्लियर? तो बड़े बड़े ग्रुप जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दोज आर मोर स्टेबल। सो द बीटा फॉर्म इन ग्लूकोज इज मोर स्टेबल। सबको समझ में आ गया? यस। सब ध्यान रखना, ग्लूकोज के अंदर बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होती है। सबको समझ में आ गया? आप बैठ के बनाना इसको, ये बहुत आसान है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी। चलिए अब मैं आपको समझा चुका हूं, सिखा चुका हूं, अब ध्यान से देखो। इसको होवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने आपसे कहा था देखो कार्बन नंबर 1 में OH नीचे, जहां OH नीचे उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। सिर्फ आप ये चेंज कर दो, यहां पर 1 में OH ऊपर है, इसको बोलेंगे बीटा। तो फर्क कहां पर है? फर्क सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर है। कार्बन नंबर 1 से यू विल गेट द 2 फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज। आप डी ग्लूकोज की 2 फॉर्म पालोगे कार्बन नंबर 1 में फ्लिपिंग करते ही। सो कार्बन नंबर 1 इज द मेन थिंग, जहां से आप फ्लिपिंग करते ही 2 फॉर्म बनाओगे, अल्फा और बीटा। इज दिस क्लियर? अब फाइनली अगर आप ध्यान से देखना चाहते हो तो कुछ ऐसे बनती है, ये इसका जिफ है, ध्यान से देखो कैसे कन्वर्ट होती है। सो ये कन्वर्ट होते हुए दिखा रहा है आपको, देखो ये इस फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है स्ट्रेट चेन से। ध्यान से देखना फिर से, ये देखो स्ट्रेट चेन धीरे 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 करके अपने आप को मोड़ती है, और मोड़ने के बाद ये ऐसे ऐसे करके यू करके ये करके यो करके यो हनी सिंह करके ये बन जाती है। समझ में आ गया? तो इस तरह से बन गई। तो ये बनती है, ये इस तरह से बनती दिखाई है, यो हनी सिंह मित्रानु चढ़ती थाड़ी थाड़ी थाड़ी। समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द साइक्लिक एविडेंस। अब मैं आपको बताता हूं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर का एविडेंस हमें मिला कहां से, हमें कैसे पता कि इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, जरा आप चेक करो। ये आपकी मेन स्ट्रक्चर है जिसमें आपको CHO ग्रुप फ्री दिखता है, सबको पता है CHO ग्रुप है जो कि फ्री है। लेकिन अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाओगे तो CHO ग्रुप है ही नहीं। बताओ यहां पर कहीं CHO ग्रुप है? नहीं है। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि आपने हेमी एसिटाइल बना दिया, यहां पर ईथर है, हाइड्रोजन है और OH है, CHO ग्रुप नहीं है। तो क्या फर्क है? एक स्ट्रेट चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर CHO ग्रुप का फर्क है, उसमें CHO ग्रुप फ्री है, इसमें CH ग्रुप नहीं है, वो ईथर में कन्वर्ट हो गया है। आ गया समझ में? ईथर एंड OH में। तो आप ध्यान से देखो, हमें कैसे पता लगा कि साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी? साइक्लिक फॉर्म का मतलब हो गया उसमें CHO ग्रुप फ्री नहीं है। वो हमें कैसे पता लगेगा? हमने इसका रिएक्शन करवाया। देखो अगर CHO ग्रुप होता तो वो पक्का शिफ्ट बेस से रिएक्शन करता। ध्यान से समझो, अगर CHO ग्रुप फ्री होता तो पक्का ग्लूकोज शिफ्ट बेस से रिएक्शन करता, शिफ्ट टेस्ट देता। शिफ्ट बेस क्या होता है बताओ? मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं शिफ्ट बेस क्या होता है। ये आप देखियो कभी H2N एंड देन R, मतलब यही हुआ एक तरह से। और जब आप इसको किसी एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हो, याद है, तब क्या करते हो? यहां से ये हटाते हो तो जो बनता है कार्बन डबल बॉन्ड N एंड देन R, याद है? मैं आपको लमसम आइडिया बता रहा हूं, इसको क्या बोलते थे? शिफ्ट बेस। याद आ गया? इसको शिफ्ट बेस बोलते थे। अब यहां ध्यान से चेक करो, यहां पर मैं थोड़ा लमसम ही आइडिया देता हूं, शिफ्ट की स्ट्रक्चर बहुत बड़ी होती है। मैं आपको एक बताता हूं, शिफ्ट टेस्ट आपकी ग्लूकोज नहीं देती। अगर देती होती तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता? मेजेंडा कलर में कन्वर्ट हो जाता, शिफ्ट से रिएक्शन करते, लेकिन वो देती नहीं तो पता लगा उसमें CHO ग्रुप फ्री नहीं है। आ गया समझ में? ये मतलब है। तो हमें इस तरह से पता लगा कि इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है क्योंकि ये शिफ्ट बेस से रिएक्ट नहीं करती। अब यहां पर सिर्फ एक बात समझ लो, अगर आपको अल्फा और बीटा बनाना है तो कार्बन नंबर 1 इज द की। कार्बन नंबर 1 पे अगर OH नीचे होगा तो वो अल्फा फॉर्म है, अगर OH ऊपर हुआ तो वो बीटा फॉर्म है। ये आपको ध्यान रखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसको आप स्ट्रेट स्ट्रक्चर के इस तरह से हेमी एसिटाइल में कन्वर्ट करके बना सकते थे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपस में इंटर कन्वर्टेड होती हैं, अल्फा बीटा फॉर्म एक दूसरे के अंदर बदली जा सकती हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फर्स्ट कार्बन से ही सारा सीन बढ़ता है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, ग्लूकोज को बनाएंगे कैसे। अगर आप लोगों को ग्लूकोज बनाना है तो लैब मेथड है कि आप सुक्रोज लो, सुक्रोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रखी, घबराओ मत, आप सीधे सुक्रोज लिख सकते हो। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? CetLH22O11। इसको पानी में डाल दो, एसिड की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा, मतलब ग्लूकोज भी मिल रहा है। इज दिस क्लियर? ये लैब मेथड है। सुक्रोज से आप ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बना सकते हो, क्योंकि सुक्रोज ये क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड, जिससे आप 2 मोनोसैकेराइड निकालते हो, इसमें से एक ग्लूकोज होता है। अगला प्रिपरेशन कैसे करोगे?
आप ये काम स्टार्च से भी कर सकते हो। आपको बताऊं, स्टार्च एक्चुअली लंबी लंबी चैन होती है ग्लूकोज की। अगर आप स्टार्च का एसिडिक हाइड्रेशन कराते हो, स्टार्च का एसिडिक हाइड्रेशन, तो आपको बहुत सारी ग्लूकोज मिलेगी। सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ एंड लॉट्स ऑफ एंड लॉट्स ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्लूकोज। आपको बहुत सारी ग्लूकोज मिलेगी। ये इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्री में स्टार्च लिया जाता है, उसका एसिडिक हाइड्रेशन करवाया जाता है 393 केल्विन टेम्परेचर पर एंड 2 and 3 atm प्रेशर पर। तो स्टार्च जिसके अंदर देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H10O5N, ये इसका फॉर्मूला है स्टार्च का। जब आप इसका एसिडिक हाइड्रेशन कराते हो तो आपको ग्लूकोज देगा, ये N यूनिट ग्लूकोज निकाल के देगा। सो ये N यूनिट ग्लूकोज आपको निकाल के देगा। अब हम आगे चलते हैं, ओपन चैन के एविडेंसेस चेक करते हैं कि हमें कैसे पता लगा कि भैया उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एकदम सीधी होती है, उसमें ऊपर ऊपर CHO ग्रुप होता है। इसके एविडेंसेस हैं, ऐसे ही नहीं आए कि मुंह उठा के किसी ने कुछ भी लिख दिया। समझ में आता है? ऐसा नहीं है। क्या एविडेंसेस हैं? आई विल टेल यू। कौन बताएगा तुम्हें? A² बताएगा। जल्दी से बताओ। तो देखो सबसे पहले तो ये ग्लूकोज है। हमें कैसे पता लगा कि इसकी स्ट्रक्चर में ऊपर ऊपर CHO ग्रुप है, OH ग्रुप 4 है जो 2 डिग्री वाले हैं, एक OH ग्रुप और है जो 1 डिग्री वाला है। हमें कैसे पता लगा यही स्ट्रक्चर है? तो आई टेल यू, इसके अलग अलग क्या किए गए? केमिकल रिएक्शन करवाए गए, उससे प्रूफ निकाले गए। और ये केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सो अगर कोई पूछे मुझसे कि कौन से बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं, तो ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस के ऊपर सवाल बथेरे पूछे जाते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन, ये जो ग्लूकोज था उसकी रिएक्शन करवाई गई HI से। HI क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। हीट करा गया। हीट करने से मालूम पड़ा कि आपको ये N-हेक्सेन दे रहा था। क्या है दे रहा था? N-हेक्सेन, मतलब कार्बन, 6 कार्बन की सीधी लाइन वाला प्रोडक्ट दे रहा था। समझ में आ गया? तो जब आपने ग्लूकोज का रिएक्शन HI से कराया तो N-हेक्सेन मिला। N-हेक्सेन से प्रूफ हो गया कि यहां पर 6 कार्बन सीधी लाइन में लगे हुए हैं। समझ में आ गया? ये तुम्हारा पहला प्रूफ हुआ। अब उसके बाद 6 कार्बन का तो प्रूफ मिल गया कि 6 कार्बन सीधी लाइन में लगे हुए हैं। वो किससे मिला? HI से, क्योंकि उसने N-हेक्सेन बना के दे दिया। अब दूसरा केमिकल रिएक्शन देखो। दूसरा केमिकल रिएक्शन है, आपने इसका रिएक्शन किससे करवाया? NH2OH से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम, क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही होता है क्या? NH2OH नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं होता। तो इसको क्या बोलते हैं? NH2OH को। तो पता जो भी है, ये आपके पास क्या किया है मैंने, अगर इसको बोलेंगे मैं आपको बताऊं, इसको हाइड्राजीन कहते हैं, ऐसे कुछ होता है, हाइड्राजीन कहलाता है शायद। अब आप देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। NH2OH में ये 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता होगा, जब मैंने आप लोगों को रिएक्शन करवाई थी कि जो NH2OH होता है, अगर मैंने यहां 2 हाइड्रोजन लगा दिए OH, ठीक है, हाइड्रोजीन, सही हाइड्रोजीन होता है। इसका रिएक्शन अगर आपने कार्बोनिल कंपाउंड से करवा दिया तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन हट जाएंगे, पानी बाहर निकलेगा और यहां पर आपको कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और एक OH ये मिलेगा। यही यहां पर भी हुआ। ये जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है और ये जो 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं वो निकले बाहर। कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिए, ये दिख रहा है कार्बन, ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड और OH दिखाई दे रहा है। इससे क्या प्रूफ मिला? इससे प्रूफ मिला कि इसमें कार्बोनिल है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड ही ऐसी रिएक्शन देते हैं। हाइड्राजीन से रिएक्शन करके हाइड्राजोन कार्बोनिल कंपाउंड ही बनाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर CO ग्रुप प्रेजेंट है, ये तुमको मिल गया। और जिसने सारी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन अच्छे से पढ़ रखी है उसको तो याद हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तीसरी केमिकल रिएक्शन को देखो। नाउ थर्ड केमिकल रिएक्शन है HCN। देखो ये केमिकल रिएक्शन भी कार्बन, ये कार्बन ग्रुप को कंफर्म करती है। कैसे? आपको पता होना चाहिए HCN में क्या है? CN-। HCN में क्या है? CN-। ये CN- क्या करेगा? यार ये क्या हो रहा है? रुको, HCN से रिएक्शन से क्या होगा? आई विल टेल यू। HCN के क्या होता है? इसके अंदर CN-। CN- क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिसपे पार्शियल नेगेटिव होता है। तो ये इस कार्बन के साथ जुड़ता है और इस ऑक्सीजन को ये हाइड्रोजन मिल जाता है, तो ये साइनोहाइड्रीन बनाता है। आपको पता होगा ये CN ग्रुप और एक OH ग्रुप, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, साइनोहाइड्रीन कहते हैं और ये मैंने आपको बहुत बार करवाया है, बहुत। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, इससे कंफर्म हो गया कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। हो गया ग्रुप कंफर्म। अगला रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है, रुको, नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास ये वाली, यहां से आपका CHO ग्रुप कंफर्म हुआ। कैसे?
आपने ग्लूकोज की रिएक्शन जैसे ही ब्रोमीन वाटर के साथ कराई, ब्रोमीन वाटर ने क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया। किसका ऑक्सीडेशन कर दिया, CHO ग्रुप का। अगर यहां पर कीटोन होता या कोई और ग्रुप होता तो वो कन्वर्ट नहीं होना था COH में। हुआ क्या, यहां से जैसी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई, जो CHO ग्रुप था, ध्यान से देखो, ये जो CHO ग्रुप था वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया, COH में। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहां पर एल्डिहाइड है। समझ में आ गया, कार्बन ग्रुप में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। क्लियर हो गया, ये हमें ब्रोमीन वाटर ने बता दिया कि इसमें CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है। अगला रिएक्शन, अब हमें कैसे पता कि ये 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक ये तो 2 डिग्री वाले और 1 डिग्री वाले। आपने क्या किया, इसका रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड से कराया। क्या फायदा होता है एसिडिक एनहाइड्राइड, क्या होता है जरा बताओ मुझे। एसिडिक एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं, ये देखो मैं लिख देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O देन O C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, इसको बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। अब क्या होगा इसकी रिएक्शन, इसकी खास बात ये होती है कि इसको अगर कहीं पे भी अल्कोहल मिल जाए तो अल्कोहल के हाइड्रोजन को वो पकड़ता है, ये पूरी यूनिट यहां से बाहर निकालता है। क्या निकला, CH3 COH, और ये जो यूनिट है कंप्लीटली किससे जुड़ जाती है, इस ऑक्सीजन से। आ गया समझ में। तो ये ऑक्सीजन जो दिख रहा है ये कार्बन ऑक्सीजन और CH3 ग्रुप को अपने साथ जोड़ेगा। देखो ये ऑक्सीजन ने CO CH3 ग्रुप जोड़ लिया, और मजे की बात ये सिर्फ एक तो OH है नहीं, 4 OH, तो इसका मतलब 4 OH में से H और निकलेगा। ये देखो ये CHO CO CH3, इसकी 4 यूनिट, और ये आप देखो CH2O CO CH3, टोटल 5 जगह पे एनहाइड्रस, ये देखो टोटल 5 जगह पे एसिडिक एनहाइड्राइड ने रिएक्शन करी। तो इससे प्रूफ हो गया कि यहां पर टोटल 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। समझ में आ गया ये खास बात। अब हम चलते हैं 5 ग्रुप में से हमें कैसे पता कि लास्ट वाला ग्रुप 1 डिग्री है, तो उसका रिएक्शन लास्ट था, वो कौन सा, आपने जैसे ही ग्लूकोज का रिएक्शन कराया HNO3 से। HNO3 क्या कहलाता है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, इसको कोई एल्डिहाइड मिल जाए और इसको कोई 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाए तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा COH में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये देखो इसने क्या किया, ये एल्डिहाइड था और ये 1 डिग्री अल्कोहल था, ये तो 2 डिग्री थे, तो इसको नहीं करेगा। 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करके कीटोन मिलता है, आपको पता है। लेकिन एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, COH। 1 डिग्री अल्कोहल का करोगे तो क्या है, एल्डिहाइड के बाद सीधे COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो HNO3 था उसने इसको कन्वर्ट करके क्या बना दिया, ये बना दिया ग्लूकारिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है, जबकि इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो ये ग्लूकोनिक बना के दे रहा है, ये ग्लूकारिक बना के दे रहा है। इसने सिर्फ एक को कन्वर्ट किया था, इसने 2 को कन्वर्ट किया, एक ये वाला एक ये वाला, इसको ग्लूकारिक एसिड बोलते हैं। तो एक वाला ग्लूकोनिक है, 2 वाला ग्लूकारिक, और ये टोटल रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं। तो आप याद कर लो, पहला वाला रिएक्शन HI के साथ जिसने आपको 6 कार्बन चेन बताई, दूसरा वाला रिएक्शन ये आपके पास इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन से रिएक्शन करा के आपको पता लगा CO ग्रुप है, हाइड्रोजोन बना दिया। HCN ने आपको CO ग्रुप की कंफर्मेशन दी साइनोहाइड्रीन बना के। उसके बाद आपके पास ब्रोमीन वाटर ने कंफर्म दिया कि CHO ग्रुप है, ऊपर वाले को कन्वर्ट कर दिया। एसिडिक एनहाइड्राइड ने कंफर्म किया कि यहां पर 5 OH ग्रुप हैं। समझ में आ गया। और HNO3 ने कंफर्म किया कि ऊपर भी COH है और नीचे भी COH है। तो इसने ग्लूकोनिक बना के दिया, इसने ग्लूकारिक बना के दिया। टोटल रिएक्शंस हैं, किस किस को सारी रिएक्शंस याद हो गई, किस किस को सारी रिएक्शंस याद हो गई, मैं आपको करके भी दिखाता हूं। देखो इसमें से किसी एक बच्चे ने पूछा एसिडिक एनहाइड्रस वाला करके दिखा दो, तो करके दिखाता हूं मैं आपको। पहले बताओ ये 5 केमिकल रिएक्शंस किस किस को याद हो गई। ये रिएक्शंस है ना, तुम्हें पहले पढ़ाई हुई है सबकी सब, जब तुम्हारे को ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे। जिसको एनहाइड्रस वाली एनहाइड्राइड एसिडिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन समझनी है वो समझो। एसिडिक एनहाइड्राइड की खास बात क्या होती है, उसको कोई अल्कोहल मिलना चाहिए। तो देखो ना अभी तुम लोगों ने क्या किया, यहां पर ये तो CHO ग्रुप था, यहां पर क्या था OH नहीं था इस तरफ, और यहां पर H था, यहां पर क्या था, ये बना बना के दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। यहां पर कौन था, यहां पर कौन था H, और यहां पर कौन था OH। कई तो बावड़े हैं जी, बावड़े, एक बार में समझना है, बिना शादी भी 2 बार करानी पड़ेगी। लागे तो यही है, ये हुआ ना तुम्हारा। अब इसमें जहां जहां OH ग्रुप है उसके हाइड्रोजन को पकड़ लो, एनहाइड्रस से रिएक्शन कराओ। जैसे इसकी रिएक्शन कराई, एक यूनिट CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 करा दी, ये पहली यूनिट। क्या करोगे, यहां से ये हाइड्रोजन पकड़ो, ये पूरी यूनिट बाहर निकाल दो। क्या है CH3 COH,
और ये पूरी यूनिट जो आपको कार्बन दिख रहा है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ। इतना तो कर लोगे कि ये भी करके दिखाऊं? तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? COCH3 जुड़ जाएगा। इतना तो कर लो कम से कम। इधर आ जाओ, एक यूनिट यहां पे पकड़ो, यहां पर ये पूरी यूनिट यहां लिखो, ये रहा CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ये पूरी यूनिट बाहर निकाल दे हाइड्रोजन के साथ, और एक कार्बन कहां जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ। बस सेम करना है, यही है। किस किस को समझ में आ गया? अब तो समझ में आ गया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया तो बेटा अमेज़न से लाल चड्डी खरीद लो, कुछ नहीं होगा फिर। ये हाइड्रोजन पकड़ो, यूनिट बाहर निकाल दो और ऑक्सीजन को उस कार्बन के साथ जोड़ दो। अब तो आ गया समझ में। अब आते हैं हम लोग प्रोटीन्स पे। नाउ विल सी द प्रोटीन्स, ठीक है। सो प्रोटीन्स को जरा ध्यान से देखो। प्रोटीन्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन आपके अमीनो एसिड्स की लंबी लंबी चेन्स होती हैं जिन्हें प्रोटीन्स कहा जाता है। अब सवाल यह है, ध्यान से समझना, प्रोटीन्स आर दी चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं? अब जिसमें अमाइन ग्रुप हो और एसिडिक भी हो। किसी अमीनो एसिड का नाम जानते हो? बच्चों को पता होगा, तुम तो होशियार हो। जैसे कि ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज कॉल्ड अमीनो एसिड। कौन जानता है ग्लाइसिन का फॉर्मूला? जैसे कार्बन होता है, उसमें एक तरफ COOH ग्रुप लगा होता है, एक तरफ आप NH2 ग्रुप लगाते हो। इसको NH2 ग्रुप की जगह की वजह से अमीनो बोलते हैं और COOH की वजह से एसिड बोलते हैं। इस तरफ मान लो हाइड्रोजन लगा दिया, मान क्या लो हाइड्रोजन लगा दी दोनों तरफ, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या कहता है? ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन अकेला ऐसा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि एक कायरल कार्बन नहीं है। इसके अलावा सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ऐसे ही अमीनो एसिड की लंबी लंबी चैन, अमीनो एसिड की लंबी लंबी चैन क्या बनाती है? प्रोटीन्स बनाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे बनता है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स में होते हैं अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड ज्विटराइन बना सकते हैं। तो आपको दिखाता हूं कैसे बनाते हैं। तो ये ज्विटराइन कैसे बना सकते हैं? जैसे ग्लाइसिन ही ले लो। सो अगर मैंने मान लो ग्लाइसिन ले लिया, तो ग्लाइसिन में क्या होता है? ये कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर ये C डबल बॉन्ड O एंड देन H है। यहाँ पर क्या है? N, उसके बाद H2 और उसके बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो ये क्या करता है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पाने के लिए इस नाइट्रोजन के पास चला जाता है। तो ये कन्वर्जन चलती रहती है। जब चलती है तो क्या बनेगा बताओ मुझे? ये कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर आपके पास बन गया NH3+ और इधर बन गया COO-। ध्यान से देखो, इसी को क्या बोलते हैं? ज्विटराइन। ये NH2 था, NH3+ हो गया और ये COO- बन गया, इसको ज्विटराइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्विटराइन। इसको ज्विटराइन कहते हैं, जिसमें आपके पास क्या होता है? प्लस और माइनस, न्यूट्रल होता है ज्विटराइन, क्योंकि इसमें प्लस भी है, इसमें माइनस भी है। समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? इसकी प्रॉपर्टी होती है अमीनो एसिड्स में ज्विटराइन बन सकते हैं, देयर इज अ प्रॉपर्टी इन इट। इज दिस क्लियर? किस किस को समझ में आ गया ज्विटराइन? जल्दी से बताओ मुझे। सो फाइनली यहाँ पर जरा चेक करो, ये आपके पास अमीनो एसिड्स हैं जिसमें ये हाइड्रोजन को खींच लेता है, उसके बाद यहाँ पर ये प्लस और माइनस दोनों बन जाते हैं, इसको ज्विटराइन कहते हैं। इज दिस क्लियर? यस। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, भाई साहब आगे क्यों नहीं जा रहा है? नेक्स्ट है हमारे पास अगली प्रॉपर्टी नेक्स्ट है हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं? सो पेप्टाइड बॉन्ड मैं आपको समझाता हूं। मान लो आप 2 क्या लेते हो? सपोज कीजिए कि आप यहां पर 2 क्या ले रहे हो? अमीनो एसिड्स ले रहे हो। सो 2 अमीनो एसिड्स अगर आपने लिए तो आई विल टॉक अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये लंबी लंबी चैन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगी। कैसे? मान लो आपके पास है ना एक अमीनो एसिड है, सपोज करो कि आपके पास ये R, उसके बाद NH, सॉरी इसको हटाता हूं मैं, रुको। सपोज करो कि आपके पास एक ये है, ये कार्बन हो गया, उसके साथ 2 हाइड्रोजन थे, एक तरफ तो COOH ग्रुप था और एक तरफ NH2 ग्रुप था। यस, यही था। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। इसके साथ एक और बनाओ, तो देखो यहां पर ये H, NH, CH2 एंड देन COOH। अब मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। अब मैंने एक ग्लाइसिन की 2 यूनिट ले ली, ग्लाइसिन ये भी है, ग्लाइसिन वो भी है। मैं क्यों बनाया ऐसा? मैं यहां से पानी बाहर निकालूंगा, इस OH में से मैं इस COOH में से OH निकालूंगा और NH2 में से H निकालूंगा, तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? अब जो बनेगा क्या बन रहा है जरा बताओ मुझे? ये CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O,
उसके बाद यहाँ क्या बन रहा है NH, दिखाई दे रहा है, ये C डबल बॉन्ड O एंड देन NH जोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पर CH2। और ऐसे जरूरी नहीं है कि आप एक ही वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालो, यहां से पता लग गया कि COH देता है तो ये C डबल बॉन्ड O ये आपने खुला छोड़ दिया, आगे पानी निकलता रहेगा, पीछे से आपने ये हाइड्रोजन देता है तो ये क्या बनेगा NH, ये आपने खुला छोड़ दिया। तो ऐसे लंबी लंबी चेन आपस में जुड़ती हैं, समझ में आ गया, N चेन्स, यहीं से प्रोटीन बनता है ना, ये प्रोसेस है प्रोटीन का। लेकिन आप जरा ध्यान से देखो, ये जो हुआ है ना आपके पास CONH, ये जो बॉन्ड है इसी को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तुमने जेम्स बॉन्ड सुना होगा, किस किसने सुना है जेम्स बॉन्ड? सो जेम्स बॉन्ड सुना है, इसी तरह से एक होता है पेप्टाइड बॉन्ड, सो देयर इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, इसी से लंबी लंबी चेन जुड़ती हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड इसे कहते हैं। अब आप ध्यान से इसको चेक करना, नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, पढ़ लो बेटा थोड़ा। तो पेप्टाइड बॉन्ड सबको समझ में आ गया कि यहां से H और यहां से OH निकलेगा और ये आपस में जुड़ जाएंगी, इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये आपके पास CONH, जो अगर CONH की यूनिट देखिए इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं और आगे। पेप्टाइड बॉन्ड के बाद टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कितने तरह का होता है? तो देखिए प्रोटीन जो है बेसिकली थांबा थांबा थांबा, प्रोटीन दो तरह का होता है अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जो होता है उसमें लंबे लंबे रेशे होते हैं जो आपस में गुत्थम गुत्थी होते हैं, जैसे आपके बाल देखिए, आपके बाल एक फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। एक होता है आपके पास ग्लोबुलस प्रोटीन, ये दिखता है, ये आपस में ऐसे उलझे हुए होते हैं जैसे कि ऊन का गुच्छा देखियो, वो एक तरह से ग्लोबुलस प्रोटीन होता है, गोल गोल। मम्मी घर पे स्वेटर बनाती है तो ऊन का गुच्छा लेके बैठती होगी, तो वो जो दिखता है वो एग्जाम्पल है ग्लोबुलस का। और आपके लंबे लंबे बाल, लड़कियों के बाल लंबे लंबे होते हैं, वो फाइब्रस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं आपको पता ही है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? फाइब्रस का एग्जाम्पल है कोलेजन एंड कैराटीन। कैराटीन आपको पता है शैम्पू में कैराटीन होता है, तो ये कोलेजन, ठीक है, कोलाजन जो भी होता है, कोलाजन कैराटीन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस। और अगर आप ग्लोबुलस की बात करो तो यहां पर मायोग्लोबिन एंड इंसुलिन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ये सवाल पूछते हैं कि भैया ग्लोबुलर का एग्जाम्पल बताओ, तो इंसुलिन या फिर मायोग्लोबिन। जबकि फाइब्रस का एग्जाम्पल क्या होता है? कोलाजन एंड केराटिन। समझ में आ गया? चलिए, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एक और तरह से डिवाइड कर सकते हो। प्रोटीन की स्ट्रक्चर और होती है, अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड करोगे तो प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन। कैसे बनेगा ये कुछ नहीं है, पता है, आप ऐसे समझो कि आपके पास एक बाल था, एक बाल जो आपने, ध्यान से समझना, आप नहा रहे थे ऐसे रणबीर सिंह के जैसे ततर 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 ततर, पहले दिन नहा के आए तो आपके एक बाल गिरा, तो वो एक बाल ऐसा ही होगा, ऐसे। आप ध्यान से देखना, आप अगर वापस बाथरूम जाओगे, बाल आपके लंबे तो वो ऐसा करके पसरा हुआ होगा बाथरूम के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी। अब मान लो आपने वो बाल उठाया ही नहीं, अगले दिन नहाने गए, फिर से ततर 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 ततर, दूसरा बाल गिरा, ततर 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 ततर, अगले दिन तीसरा बाल गिरा, ततर ततर। तो अब देखो जरा ध्यान से चेक करना, अब यहां पर क्या है ना, पहले दिन बाल उठाए नहीं, दूसरे तीसरे दिन, अब आप अगर 10 दिन तक बाल नहीं उठाए तो आपने कभी देखा होगा जहां से पानी ड्रेन आउट होता है वहां पर बाल इकट्ठे हो जाते हैं, कभी देखा है बेटा? ये तो पक्का देखा होगा। ठीक है, सबका होता है। तो वो जो गुच्छम गुच्छा बन जाता है ना लास्ट में, जब तुमने 10 दिन से बाल हटाए नहीं है, तुम्हारे बाल बहुत गिरते हैं और तुम्हारे वो जो पानी ड्रेन आउट होता है वहां पे गुच्छम गुच्छा इकट्ठा हो गया। क्यों इकट्ठा हो गया? क्योंकि तुमने वो एक एक बाल चुना ही नहीं है, फाइनली इतने सारे बाल हो गए। तो जो फाइनली इतने सारे बाल दिखते हैं और फाइनली वो सारे देखो सिंगल यूनिट आपस में इकट्ठी होते हुए क्वाटरनरी ऐसी इकट्ठी गुत्थम गुत्थी हो जाती है। देखा तुम लोगों ने? सिर्फ वही वाली सीन है, मैंने एग्जांपल दिया आपको गुत्थम गुत्थी का मतलब क्या है। तो देखो यहां पर सबसे पहले प्राइमरी प्रोटीन होती है जो सेकेंडरी प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। कब? सेकेंडरी प्रोटीन दो तरह की होती है, एक तो होती है हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर, एक होती है आपके पास प्लेट टाइप स्ट्रक्चर। ये प्लेट है। हेलिक्स कैसे बनती है? हेलिक्स में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इंट्रा मतलब एक यूनिट और दूसरी यूनिट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, एक ही यूनिट में हाइड्रोजन बॉन्ड अंदर ही बन रहे हैं, इसके हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक होती है बीटा प्लेटेड। सो बीटा प्लेटेड में क्या होता है, दो यूनिट होती हैं, ये इसकी दो यूनिट ले लो, एक ये बाल एक ये बाल, उनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसको बीटा प्लेटेड कहते हैं। तो अगर सिंगल यूनिट में ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए तो उसको हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं।
दो यूनिट के बीच में बने तो बीटा प्लेटेड कहलाता है, और यही आपकी टर्शरी यूनिट तैयार करते हैं। इन्हीं की गुच्छम गुच्छी ये आपके पास बीटा प्लेटेड और हेलिक्स मिक्स होके क्या बनाती है, टर्शरी। और फाइनली जब ऐसी टर्शरी बहुत सारी यूनिट्स आपस में मिल जाती है तो वो क्वाaternary बनाती है। तो ये इस तरह से बनता है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं यहां पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर। और आपको ध्यान रखना है मेन चीज है कि अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि बीटा प्लेटेड में इंटर। यहां पर आपस में इसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि इसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक तो असेंशियल, दूसरे नॉन असेंशियल। बहुत बार पूछते हैं असेंशियल का मतलब क्या है। देखिए हमारे लिए असेंशियल वो है जो हमारी बॉडी पैदा नहीं कर सकती। अगर कोई चीज हमारी बॉडी पैदा कर रही है तो हमारे लिए असेंशियल नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमारे शरीर में जो अमीनो एसिड या जो प्रोटीन्स पैदा नहीं होते, जिसे हमें बाहर से लेना पड़ता है, वो हमारे लिए असेंशियल होते हैं। बाहर से लेना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, पैसे देने पड़ता है, नोट ढीले करने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड असेंशियल। ठीक है, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जैसे कि एग्जांपल दूंगा अभी, तो ये सारे प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं आपको पता ही है कि इनमें प्रोटीन होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं। एक होते हैं नॉन एसेंशियल, जो हमारी बॉडी खुद से बना लेती है। हमारी बॉडी खुद से बना रही है, हमें क्या जरूरत है आगे समझ में, तो वो नॉन एसेंशियल। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देखो, ये 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, जैसे कि एलानिन, उसके बाद आर्जिनाइन, उसके बाद ये एस्परजीन, उसके बाद एस्पर्टिक एसिड, उसके बाद एस्टेन, ग्लूटामिक, व्हाटएवर देख लो। ये 11 नॉन एसेंशियल है, और हमारे पास और भी हैं, ये एसेंशियल हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक है, नो एसेंशियल है, 11 नॉन एसेंशियल है, नो एसेंशियल है। तो उसके बाद लाइसिन, जैसे कि ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, हिस्टडीन, ये सारे के सारे एसेंशियल्स हैं। तो ये सारे वैलिन, ठीक है, ये थ्रोइन बड़ा, ठीक है, ये सारे के सारे एसेंशियल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड जरा देखो, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बेटा दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आरएनए। आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसमें राइबोज सैकेराइड यूज किया जाता है। राइबोज आपके पास कार्बोहाइड्रेट यूज किया जाता है, राइबोज शुगर यूज किया जाती है वीकेंड से। आरएनए में राइबोज शुगर यूज की जाती है। ये राइबोज का स्ट्रक्चर है, आगे समझ में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज, जो कि पेंटा, ठीक है, एक 5 रिंग वाला, ध्यान से समझना, 5 मेंबर रिंग वाली एक स्ट्रक्चर होती है, इसको राइबोज कहते हैं। अच्छा, एक होता है राइबोज जिससे आप आरएनए बना सकते हो, एक होता है डीऑक्सीराइबोज जिससे आप डीएनए बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है डीऑक्सीराइबोज जिससे डीएनए बना सकते हो। अब कोई पूछे कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में फर्क क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। ये फर्क है सिर्फ यहां पर, राइबोज के अंदर जो सेकंड नंबर कार्बन है उसमें ऊपर हाइड्रोजन होता है, नीचे OH होता है ना। अब डीऑक्सीराइबोज को पकड़ो। डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या है, डीऑक्सी, ऑक्सीजन हटा दो, ऐसे तो बोल रहा है, डीऑक्सी, ऑक्सीजन हटा दो। कहां से, कार्बन नंबर 2 से। तो कार्बन नंबर 2 से आपने जो ऑक्सीजन लग रही थी मां, वो हटा दी, सिर्फ हाइड्रोजन लग रहा है। अगर कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन हो, सेकंड नंबर कार्बन, इसको बोलेंगे, यही डीऑक्सीराइबोज जो डीएनए में यूज होता है एज अ शुगर। तो कोई पूछे कि आरएनए और डीएनए में फर्क क्या है, तो आपको बताता हूं आरएनए और डीएनए में फर्क क्या है। सबसे बड़ा फर्क है शुगर का। आरएनए में राइबोज शुगर यूज होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज होती है। अब दोनों में फर्क क्या है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में फर्क है कि कार्बन नंबर 2 पे डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, जो कि राइबोज में होती है। किस किस को समझ में आ गया, ये किस किस को समझ में आ गया कि राइबोज में कार्बन नंबर 2 पे OH होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में यहां से ऑक्सीजन गायब है। ओ माय गॉड, कौन ले गया ये ऑक्सीजन, तो समझ में आ गया। तो बेसिकली राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज सबको समझ में आ गया, बढ़िया। तो ये आपके टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो गए, एक तो आपके पास आरएनए, एक आपके पास डीएनए, जिनकी मैंने आपको बता दी शुगर्स के बारे में। लेकिन अकेली शुगर नहीं होती है, उनमें शुगर के साथ साथ क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज में आप देखो, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज होता है, उसके साथ आपको बेस भी लेना होता है। ये इनके बेसिस है, जिसमें से एक बेस मैंने लगाया एडेनिन, एक बेस लगाना पड़ता है, और यहां पर फोस्फेट के क्या लगाने पड़ते हैं, ग्रुप्स लगाने पड़ते हैं। तो ये तीनों चीज मिलके, ये फोस्फेट का ग्रुप, ये शुगर
और ये बेस, ये क्या बनाएगा, यही है डीएनए। तो डीएनए के अंदर तीनों चीजें होती है, 1 2 3। अब मजे की बात बता रहा हूं, इसी तरह से अगर आप कोई आरएनए पूछे, आरएनए में क्या होता है, डीएनए में अगर आपके पास डीऑक्सीराइबोज होता है तो आरएनए में राइबोज होता है, बाकी सेम ही है। राइबोज के साथ आप बेस लगाओगे और फॉस्फेट ग्रुप लगाओगे, आ गया समझ में। तो ये राइबोज के साथ बेस लगाओगे और फॉस्फेट ग्रुप लगाओगे, ये आपके पास क्या होता है, आरएनए। अब मैं आपको दो टर्म बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, जब आपके पास शुगर और साथ में बेस, जब यही दोनों कंबाइन है, जरा ध्यान समझना, शुगर ने बेस के साथ क्या किया, कॉम्बिनेशन बनाया। ये कैसे बनेगा कॉम्बिनेशन, मैं आपको बताता हूं। देखो बेस है, बेस में जो नाइट्रोजन उसके पास हाइड्रोजन होगा, और आपके पास शुगर है, शुगर के पास OH होगा। तो इन्होंने क्या किया, पानी बाहर निकाल दिया, कार्बन नंबर 1 और बेस में से पानी बाहर निकाल के इनको जोड़ दिया। तो जो शुगर है और बेस है, शुगर और बेस क्या बनाता है, साइड, न्यूक्लियोसाइड। जो शुगर है और जो बेस है वो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड। समझ में आ गया। कोई पूछे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड द बेस ओनली। लेकिन अगर कोई पूछे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड इज द होल, न्यूक्लियोटाइड सारा, शुगर भी, बेस भी, फॉस्फेट ग्रुप भी, शुगर भी, बेस भी, फॉस्फेट ग्रुप भी, ये न्यूक्लियोटाइड होता है। तो दो टर्म है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड इज 2 ग्रुप्स ओनली, जिसमें सिर्फ शुगर और बेस आपस में कनेक्टेड है। अगर ये दोनों है तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, और अगर तीनों है तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। समझ में आ गया सब लोगों को। अब नाइट्रोजनस बेस को याद कर लो ना, दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले डीएनए की बात करते हैं। डीएनए में कौन कौन से बेस होते हैं, एक तो होता है एडेनिन, एक होता है गुआनिन, एक होता है साइटोसिन, और एक होता है थायमिन। तो याद कर लो डीएनए में कौन कौन से होते हैं, एजीसीटी, याद रखोगे, एजीसीटी, एजीसीटी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, एजीसीटी डीएनए, एजीसीटी डीएनए। समझ में आ गया। एजीसीटी इज इन डीएनए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ये बेसिस यूज होते हैं जो कि शुगर के साथ रिएक्ट करते हैं और डीएनए बनाते हैं। बट अगर मैं बात करूं यहां पर आरएनए, तो आरएनए में ये तीन तो कॉमन होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एजीसी, एजीसी तो कॉमन है। टी की जगह पे क्या होता है वहां पर, यूरासिल, टी की जगह यू यूज होता है। इज दिस क्लियर। आरएनए में टी की जगह यू यूज होता है, यूरासिल बोलते हैं। अब आपको इसकी स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, बट आपको याद होना चाहिए कौन कौन से बेस होते हैं, स्ट्रक्चर से कुछ याद नहीं करना है आपको। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन डीएनए में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल आरएनए में। याद हो गया सब लोगों को। फाइनली अगर डीएनए वर्सेस आरएनए देखोगे तो जो आपका आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। आरएनए इज अ सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जबकि डीएनए देखोगे, दिस इज डीएनए, वैसे लिखना चाहिए था आरएनए वर्सेस डीएनए। तो ये आरएनए है जो कि सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है, जबकि डीएनए आपके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। इसके बाद सिंगल स्ट्रैंड होता है, जबकि इसके बाद डबल स्ट्रैंड होता है। आपको ध्यान रखना है, दिस इज आरएनए एंड दिस इज डीएनए। आरएनए सिंगल, डीएनए डबल। डीएनए लिखो डबल, राशि से राशि मैच कर लेना, बाकी डी का मतलब डीऑक्सीराइबोज होता है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। याद हो गया सब लोगों को। अब हम करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस। कौन कौन तैयार है, जो 10 क्वेश्चन करने को तैयार है। अब हम एंडिंग पॉइंट पर हैं, 10 सवाल करने हैं, हमारा ये टॉपिक खत्म। पहला सवाल आप लोग आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन डी ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर। अगर आपने डी ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाया तो क्या बनेगा, डी ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ बनाया तो क्या बनेगा, याद है क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। CHO कन्वर्ट हो जाएगा COH के अंदर। मुझसे पूछो तो मैं तुरंत आंसर इसका कैसे लिखूंगा। हाँ, सबसे पहले ग्लूकोज पकड़ो, क्या होता है ग्लूकोज, अम्मिया थांबा थांबा। देखो यहां पर अगर मैं ग्लूकोज बनाऊं तो ये ग्लूकोज है, CHO, उसके बाद CH, देन CHOH, 1 2, इसकी कितनी यूनिट होती है 4, और नीचे क्या होता है CH2OH, यही होता है। ये तुम्हारे पास क्या है ग्लूकोज। इसका रिएक्शन अगर तुमने करा दिया ब्रोमीन वाटर के साथ तो क्या होगा, यहां से ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाते ही मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ ये CHO ग्रुप कन्वर्ट होगा COH के अंदर, बाकी CHOH ग्रुप एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद CH2OH दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं,
क्या कहलाता है? ग्लूकोनिक एसिड। याद है, करवाया था आप लोगों को, ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं, करवाया था आप लोगों को, याद है, ग्लूकोनिक एसिड। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कोई पूछे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसा लिंकेज है जो कि दो ग्लूकोज की यूनिट को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट को, या फिर दो मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ता है वाटर बाहर निकाल के, उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, आपको अगर पेपर में बनाना है कैसे बनाओगे, आई विल टेल यू। अगर आपको पेपर में बनाना है, मान लो बीटा डी ग्लूकोज की एक यूनिट ले ली, दिखाओ भैया बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट कैसे बनाओगे। ये देखो, एक ऑक्सीजन लिया, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ऐसा बना दिया तुमने। अल्फा भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अल्फा में क्या होता था, अल्फा में OH नीचे होता था, H ऊपर होता था। यहाँ पर OH नीचे होता है, अल्फा भी ले सकते हो, ले लो, ठीक है। यहाँ पर OH ऊपर, यहाँ पर H नीचे, यहाँ पर OH नीचे, यहाँ पर H ऊपर, यहाँ पर CH2OH नीचे, और यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर H नीचे। ये हुआ अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज ले लिया, इसकी दो यूनिट पकड़ लो, इसकी दूसरी यूनिट, ये कार्बन नंबर 1 है, ऐसी इसकी दूसरी यूनिट मान लो पकड़ ली मैंने, ये वाली अल्फा डी ग्लूकोज, और ये ऐसा, ठीक है। ये तुमने इसकी दूसरी यूनिट पकड़ी, मान लो कि ये तुम्हारे पास ये भी अल्फा ही है, सपोज, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बता रहा हूं क्या होता है। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, और मैं इसका सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। ये देखो, ये कार्बन नंबर तुम्हारा 4 है, C4, ठीक है। अब मैं तुम्हें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बताता हूं। देखो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में आपको क्या करना है, सिर्फ वाटर की यूनिट बाहर निकालनी है। इसका OH पकड़ो, इसका H पकड़ो, वाटर बाहर निकाल दो यहां से, ये देखो, ये बाहर निकाल दो, दिखाई दे रहा है। और उससे क्या होगा, यहां पर इस कार्बन नंबर 1 और उस कार्बन नंबर 4 के बीच में ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन लिंक बन जाएगा। ये जो लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसी को ग्लाइकोसिडिक लिंक बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? यस। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, आपको बना के आना है। ये मैंने आपको होवर्थ प्रोजेक्शन से बना के दिखा दिया, आपको होवर्थ प्रोजेक्शन से बना के दिखाना है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। बस आप कुछ नहीं करना, ऊपर वाली यूनिट से OH और नीचे वाली यूनिट से OH, उसमें से पानी बाहर निकाल दो, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी से निकालो। अब इसने क्या किया, यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में से निकाल के दिखाया, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी से भी निकालो, ठीक है, बना के दिखा देना। तीसरा क्वेश्चन कहता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रिक एसिड। ये बनेगा ग्लूटामिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, CHO ग्रुप और 1 डिग्री वाला जो अल्कोहल था, उन दोनों को COH में कन्वर्ट कर देगा। देखो, ये मैंने करके दिखा रखा है, ये देखो, ये CHO और ये CH2OH, CHO को बदल देगा COH के अंदर, और CH2OH को बदल देगा COH के अंदर। इसको डी सैकरिक एसिड भी कहते हैं, ग्लूकारिक एसिड भी कहते हैं, तुम्हें बताया था। ये फुल ऑक्सीडेशन करेगा, इसका क्या करेगा, फुल ऑक्सीडेशन। तो CHO किस में कन्वर्ट कर देगा, COH के अंदर, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, COH के अंदर। इज दिस क्लियर? अगला सवाल, चौथा सवाल क्या कहता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। कहता है फाइब्रस का एग्जांपल बताओ, ग्लोबुलर का। फाइब्रस आपके बाल हो गए, ग्लोबुलर आपके इंसुलिन हो गया, जो अंदर ऑर्गन है इंसुलिन वगैरह, वो ग्लोबुलर के एग्जांपल है। एग्जांपल दे देता हूं मैं, ग्लोबुलर का एग्जांपल इंसुलिन है, और आपके फाइब्रस का एग्जांपल हेयर, मतलब कैराटिन लिख सकते हो। तो ये आपको लिख के आना था। पांचवा सवाल देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इसमें शुगर होती है प्लस बेस होता है ना। जबकि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। शुगर भी होगा, बेस भी होगा, फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियोसाइड मतलब बेस और शुगर, जबकि न्यूक्लियोटाइड का मतलब बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, एवरीथिंग। अब उसके बाद छठा सवाल पर आ जाओ। छठा सवाल, राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड डी ग्लूकोज। ये देखो, हाइड्रोक्सिलामाइन, ये तो समझ में आ गया, NH2OH, ठीक है। हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन कराना है, डी ग्लूकोज का क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये दोनों रिएक्शन मैंने करके दिखा रखी है, तो क्या होगा मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलो, तो यहां पर मान लो आपके पास ये है, ये C+O एंड देन H, उसके बाद यहां पर CHOH, इसके टोटल कितने ग्रुप हैं, 4। उसके बाद यहां पर CH2OH, और इसका मान लो रिएक्शन तुमने करवा दिया। पहला रिएक्शन अपन करते हैं, अपन किसके साथ, H2NaOH, इसके साथ रिएक्शन कर दिया मान लो, तो यहां से ये निकलेगा पानी बाहर, बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। आ गया सबको समझ में? तो बेसिकली यहां पर
कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड N एंड सिंगल बॉन्ड OH, बाकी चीजें एज इट इज आपको समझ में आ गया। NHOH इसकी टोटल 4 यूनिट और CS2OH। ठीक है, ये आपके पास इससे हो गया। अब मान लो दूसरा वाला जो रिएक्शन है वो तुम्हें किसके साथ करवाना था, एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस मतलब इससे रिएक्शन कराना है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, है ना। ये अब इसके साथ क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन है OH ग्रुप के साथ, जैसे मान लो ये वाला ले लिया मैंने, तो ये सारा हटेगा और ये ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन जुड़ जाएगा। आगे समझ में, 5 टोटल, 4 ये और 1 ये मैंने करके दिखा रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे लिखना है। तो पहला वाला है तो बहुत आसान है, ऑक्सीजन बना लेगा, है ना। NH2OH से रिएक्शन करके 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन बना लेगा। दूसरा रिएक्शन भी बेहद आसान है, आपको अगर एनहाइड्रस से रिएक्शन करानी है तो ये एज इट इज रहेगा। ये जो हाइड्रोजन है हटा दो, हाइड्रोजन की जगह क्या लगाओगे, CH3CO, ये वाला ग्रुप लगाना है, CH3CO जोड़ दो, इसके साथ भी CH3CO ग्रुप जोड़ दो। फाइनली 7वां सवाल कहता है व्हाट इज एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस होता है। देखिए कार्बन नंबर 1 का डिफरेंस है, अगर OH ग्रुप नीचे है तो अल्फा और ऊपर है तो बीटा, बताया था। तो मैं आपको दिखा देता हूं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहां पर अगर OH ग्रुप अंदर है तो अल्फा, इसको ऐसे भी देख सकते हो, और बाहर है तो बीटा। कार्बन नंबर 1 का डिफरेंस है ओनली। आ गया समझ में। 8वां सवाल, राइट द स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड द फंक्शन डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA और RNA के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, RNA में राइबोज शुगर होती है। DNA डबल हेलिक्स होता है, RNA सिंगल हेलिक्स होता है। ये लिखना था, दैट्स इट। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर इसमें राइबोज, उसमें डीऑक्सीराइबोज। DNA के अंदर, ये देखो DNA के अंदर आपके पास डबल हेलिक्स, जबकि RNA में सिंगल हेलिक्स। इस तरह बना दो, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर। अच्छा, और DNA और RNA में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या फर्क होता है। कार्बन नंबर जो 2 है उसमें OH दिखेगा, यहां पर ऑक्सीजन गायब हो जाएगा। ये दोनों में फर्क होता है। ठीक है, 2 मार्क का था। 9वां सवाल कहता है नेम द 3 मेजर क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड गिव द एग्जांपल ऑफ दीज क्लासेस। आपको एग्जांपल देना है कार्बोहाइड्रेट। जैसे मोनोसैकेराइड का एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल क्या है, सुक्रोज माल्टोज। पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या है, स्टार्च सेल्यूलोज। तो यही आपको लिखना था। मोनोसैकेराइड में वो यूनिट जो कि ब्रेक नहीं हो सकती, ओलिगो में ब्रेक होती है 2 से लेकर 10 तक, और पॉलीसैकेराइड में 10 से लेकर ज्यादा तक। ये एग्जांपल आपको लिखने थे, 3 मार्क का था। फिर आपके पास सवाल पूछा, आखिरी सवाल कहता है व्हाट आर दी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। फिर आपसे पूछा व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के लिए कौन से लिंकेज होते हैं, तो प्रोटीन के लिए पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पढ़े थे तुम। और यहां पर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में नॉन एसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, एसेंशियल वो जो नहीं बन सकते। एग्जांपल दे देना। तो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती वो एसेंशियल होते हैं, जैसे कि वलीन, ल्यूसीन। और जो बना लेती है वो नॉन एसेंशियल होते हैं, जैसे कि एलानिन, ग्लूटामिक। ये बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और प्रोटीन किससे बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, CONH। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। 2 आपके पास पकड़ो अमीनो एसिड, उसमें से पानी बाहर निकालो, COO में से OH निकालो और NH2 में से H निकालो, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये आपका 3 मार्क का खत्म हो गया।